नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि, एग्रीकल्चर, मतलब इसकी हम चर्चा करेंगे। अब कृषि कार्य की शुरुआत करने से पहले हम कृषि संबंधित और चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। देखें कैसे, देखिए 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित की जाती है। पहली है प्राथमिक क्रियाएं। कौन सी है? प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं आती है। फिर द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, फिर तृतीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं। देखिए 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। एक सामान्य पौधे से परिष्कृत उत्पाद रूपांतर, मतलब एक सामान्य कच्चे माल से उपयोग लायक जो पक्का माल बनता है, उस पक्के माल को बनने तक ये 3 क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। जो 3 प्रकार आर्थिक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा कच्चे माल से उपयोग लायक माल हमें, उपयोग लायक वस्तु हमें प्राप्त होती है। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या है? देखिए प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। प्राथमिक क्रियाएं जो होती है, उन क्रियाओं में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन व निष्कर्षण से है। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उनके उत्पादन निष्कर्षण, मतलब उत्पादन मतलब उनको उगाना, उनको पैदा करने पर लेकर उनका निर्माण करने, उनको पकने तक का बताया गया है। इनमें आने वाली जो चीजें हैं वो है अधिकतर कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल। कच्चा माल किससे मिलता है? कच्चा माल मिलता है जैसे हमें कृषि से, कृषि हो गई। इसके अलावा मत्स्यन हो गया और संग्रहण, ये जो होते हैं ये सबके सब जो है ना प्राथमिक क्रियाओं में है। मतलब शुरुआत चरण, प्रकृति से किसी वस्तु को निकालकर उसी रूप में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं वह प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे जो मेन टॉपिक है, सबसे जो जरूरी चीज है वो है कृषि, जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत इन सभी संसाधनों के प्रसंस्करण, इन सभी संसाधनों के प्रसंस्करण इसमें शामिल किए जाते हैं। कौन संसाधनों के? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत संसाधन होते हैं ना, वह सभी प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण इसमें शामिल किए जाते हैं। कुल मिलाकर यह जो उद्योग था, ये कच्चे माल पर, ये जो कच्चा माल उपलब्ध होता है उसके अंतर्गत था। द्वितीय उद्योग जो है वो विनिर्माण से संबंधित है। विनिर्माण का मतलब हो गया, विनिर्माण हो गया, इसमें विनिर्माण का मतलब हो गया कच्चे माल से उपयोग लायक पक्का माल तैयार करना, मतलब कच्चे माल से पक्की वस्तु बनाकर उपयोग लायक वस्तु उपलब्ध करवाना। उदाहरण के रूप में जैसे कपड़ा बुनना, जूट या रेशे से कपड़ा बुनना, या फिर डबल रोटी पकाना। डबल रोटी जानते हो ना, ब्रेड, डबल रोटी पकाना, ये भी इसके अंतर्गत होता है। या इसके अलावा गन्ने से चीनी बनाना, यह भी द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत ही आता है। तृतीय क्रियाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत, तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक व द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करना तृतीय क्रियाएं है। मतलब तृतीय क्रिया से बिना ना तो यह संभव है और ना यह संभव है, क्योंकि आर्थिक क्रिया है। इसलिए यातायात, बैंकिंग, यातायात, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये जो है ये तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। मतलब प्राथमिक क्रियाओं में कच्चा माल में प्राप्त होता है, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत हम उस कच्चे माल से पक्के माल उपयोग लायक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और इन दोनों को
जिनसे सेवा मिलती है, सहयोग मिलता है, वो है तृतीय क्रियाएं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम चर्चा करते हैं अपनी कृषि की। देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, या वो पता है कि कच्चा माल, कृषि में जो तक कच्चा माल मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए आपने कृषि में कोई पौधा बोया है और फिर डायरेक्ट खा लेंगे। गेहूं है, जैसे मान लीजिए आपने कृषि में गेहूं बोया है, तो गेहूं को आप फसल निकाल कर क्या उसे ऐसे खा लोगे क्या? नहीं, उस गेहूं का हम आटा बनाएंगे, उसके बाद में उसकी रोटी बनाएंगे। प्राथमिक क्रिया के अंदर कृषि में हम गन्ना बोते हैं, गन्ना बोने के बाद अगर हमें चाय बनानी है तो चाय के लिए या किसी चीज को मीठा करना है, उसे मीठा करने के लिए हम ऐसा नहीं है कि सीधा गन्ने को ही उस चाय में डाल देंगे। उस गन्ने से हम चीनी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। यानी हमारे उपयोग के लिए गन्ना नहीं है, हमारे उपयोग के लिए उस गन्ने से बनने वाली चीनी और गुड़ है। और वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमें द्वितीय क्रियाओं में संपादित होने के बाद, मतलब विनिर्माण के अंतर्गत। फिर तृतीय क्रियाएं हैं, इन दोनों को सहयोग प्रदान करती है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। जैसे कच्चा माल गन्ना पैदा हुआ खेतों में, अब गन्ने को फैक्ट्री तक जहां पर उससे चीनी बनानी है वहां तक ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, यातायात चाहिए, या फिर उनको वहां ले जाने आने के लिए बैंकिंग व्यवस्था चाहिए, उसका बीमा होना चाहिए। और जब चीनी बन जाएगी तो उस चीनी को बेचने के लिए, माल सप्लाई करने के लिए उसका विज्ञापन किया जाएगा, तो विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। हम पढ़ रहे थे कृषि। कृषि देखिए एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। ये तो आप भी जानते हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। मतलब कृषि जो कच्चा माल मिलता है उससे हम अपने उपयोग लायक पक्का माल निर्माण करते हैं, वो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब देखिए कृषि प्राथमिक क्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत फसलें उगाना, फसलें, फल, सब्जियां या पशुपालन, ये सब जो होते हैं कृषि या इसकी सहायक क्रियाएं। पशुपालन कृषि कार्यों में संबंधित है, कृषि कार्यों से संबंधित है। क्योंकि पशुपालन जो है, देखिए ये बढ़िया टॉपिक है। पशुपालन जो है, पशुओं को जो चारा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? कृषि पर। तो पशुपालन भी जो है कृषि पर ही निर्भर है। देखिए दुनिया के 50% लोग, विश्व के 50% लोग जो है आज भी कृषि पर संलग्न है, मतलब कृषि से संबंधित व्यवसायों में संलग्न हैं। विश्व के 50% लोग, विश्व के 50% लोग आज भी कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब ये जो 50% लोग दुनिया के, ये किसी न किसी रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। चाहे वह फसल उगाते हो, फल उगाते हो, सब्जी उगाते हो, पशुपालन करते हो, या फिर डेयरी उद्योग लगा रखा हो उन्होंने, या फिर उन्होंने बड़े बड़े द्वितीयक उद्योग लगा रखे हो। ये सब किससे निर्भर करते हैं? कृषि कार्यों के अंतर्गत। क्योंकि जब तक अगर हमें विनिर्माण के उद्योग चलाने हैं तो इसके अंदर मान लो हमें चीनी का कारखाना लगा लिया, चीनी की मिल लगा ली। अब जब तक हमें गन्ना कृषि से प्राप्त नहीं होगा तब तक चीनी कैसे बनेगी? और गन्ना कहाँ से मिलता है? कृषि से। तो कुल मिलाकर कृषि के अंतर्गत जो उद्योग धंधे हैं, कृषि से संबंधित जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों पर विश्व के आज भी 50% ज़्यादा लोग संलग्न है। इसके अलावा हमारे भारत में लगभग 2/3 व्यक्ति आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। मतलब 66% लोग हमारे देश के आज भी अपनी आजीविका, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कृषि या से संबंधित कार्यों पर निर्भर करते हैं। मतलब कुल मिलाकर हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कृषि कार्य के द्वारा आज भी दिया जाता है। अब देखिए फिर आता है कृषि भूमि किसे कहते हैं? कृषि भूमि, अब जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वो कृषिगत भूमि कहलाती है। कौन सी भूमि? जिन भूमि पर
फसलें बोई जाती है, फसलें उगाई जाती है, वह कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं क्षेत्रों में संकेंद्रित है जहाँ पर फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारण विद्यमान है। देखिए, कृषि कार्य हर जगह पर नहीं किया जाता है, कृषि कार्य उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। उन अनुकूल परिस्थितियों में देखिए, सबसे पहला है जो कृषि के कारक है, कृषि को कारक बताता हूँ मैं। कृषि के कारक पहला है अनुकूल स्थल आकृति, अनुकूल स्थल आकृति, जब तक अनुकूल स्थल आकृति। दूसरी है मृदा और तीसरी है जलवायु। ये तीनों जो है कृषि क्रियाकलाप के लिए महत्वपूर्ण है। इनके बिना कृषि क्रियाकलाप हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक अनुकूल स्थल आकृति। अब देखिए, एक रेगिस्तान में कह दी जाएगी खेती का कार्य करना है, रेगिस्तान में क्या संभव है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर रेतीली भूमि पाई जाती है और पानी का अभाव पाया जाता है। तो अनुकूल स्थल आकृति के अंतर्गत उस प्रकार की भूमि वहाँ पर होनी चाहिए, समतल हो और उपजाऊ हो, जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, वहीं पर कृषि कार्य किया जा सकता है। मृदा जो है वहाँ की इस प्रकार की अनुकूल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें खेती कार्य किया जा सके। इसके अलावा वहाँ की जलवायु भी ऐसी होनी चाहिए जो हम फसल बो रहे हैं उसके लायक हो। तो इन तीनों के निर्भर करता है कि कृषिगत जो फसल बोई जा रही है वह फसल उगेगी या नहीं उगेगी। बहुत सी ऐसी फसलें होती है जो ठंडे प्रदेश में बोई जाती है और बहुत सी ऐसी फसलें होती है जो गर्म महीने में गर्म जलवायु के स्थानों पर बोई जाती है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। ये 3 प्रकार की फसलें हैं जो भारत में बोई जाती है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर जो कृषि फसलें हैं उन फसलों को किस प्रकार से उगाया जाता है, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। कृषि के प्रकारों को समझने से पहले हम लोग कृषि तंत्र को समझ लेते हैं। देखिए, कृषि या खेती की क्रियाओं को कृषि तंत्र के रूप में जाना जाता है। कृषि या खेती को कृषि तंत्र के रूप में जाना जाता है। कृषि तंत्र के अंतर्गत जिसमें महत्वपूर्ण निवेश होते हैं, जिसके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, उनमें आता है निवेशों में बीज हो गया, उर्वर जिसे हम खाद कहते हैं, कृषि के उपयोग में लिए जाने वाले मशीनी औजार और फिर इनके मजदूर, श्रमिक जो श्रम करते हैं, वह इसके निवेश कार्यों में कृषि तंत्र के अंतर्गत है। मतलब इनके बिना कृषि कार्य संभव नहीं है। इनमें से हो सकता है मशीन के बिना काम हो जाए, परंतु श्रमिक उर्वरक बीज तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कृषि तंत्र के अंतर्गत इनकी सन क्रियाएं, जिनकी सहायक क्रियाओं में काम में ली जाती है कृषि कार्य करने के लिए, वो होती है एक जुताई, जुताई करना अनिवार्य है, फिर बुआई, सिंचाई और निराई, ये जो है कृषि तंत्र के अंतर्गत सन क्रियाएं कहलाती है। इसके अलावा कृषि कार्य में निर्गत होता है कृषि कार्य के सहायक क्रियाओं के रूप में, जिसे हम जान सकते हैं, या कृषि कार्य में फसल पकने के बाद में और जो क्रियाएं हैं जिससे संबंधित है, उनके अंतर्गत हम फसल ले सकते हैं, ऊन ले सकते हैं, डेयरी उद्योग आता रहता है और कुक्कुट उत्पाद, ये जो है कृषि तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम कृषि प्रकार देखते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि प्रकार देखिए, विश्व में विभिन्न तरीकों के द्वारा, विभिन्न प्रकारों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, विभिन्न प्रकार की कृषियाँ की जाती है, परंतु भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। एक है निर्वाह कृषि और एक है वाणिज्यिक कृषि। तो 2 प्रकार हो गए। पहला है निर्वाह कृषि, कौन सी है? निर्वाह कृषि, और दूसरी है वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि।
अब देखिए निर्वाह कृषि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। कृषि के जो प्रकार थे दो, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। अब निर्वाह कृषि के अंदर निर्वाह कृषि कौन सी होती है? निर्वाह कृषि की जब हम परिभाषा लिखते हैं तो निर्वाह कृषि उसे कहते हैं, इस कृषि के अंतर्गत किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पारंपरिक तरीके से निम्न प्रौद्योगिकी के द्वारा तथा पारिवारिक श्रम के उपयोग से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कम उपज करता है। कुल मिलाकर सामान्य भाषा में निर्वाह कृषि को हम कह सकते हैं किसान अपने परिवार की भरण पोषण करने के लिए जो फसल उगाता है वह निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। मतलब जीवन निर्वाह, अपने परिवार का भरण पोषण, अपना परिवार का समय निकालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसान के द्वारा जो जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, सामान्य खेती की जाती है, वह निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। अब इस निर्वाह कृषि के अंतर्गत इस निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। पहली है गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है इसमें आदिम कृषि। आदिम निर्वाह कृषि। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि नाम से ही जाहिर है, गहन मतलब देखिए किसान जो है इस प्रकार की खेती के अंतर्गत, गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किसान जो है इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर सामान्य औजारों के द्वारा, निम्न प्रौद्योगिकी के द्वारा और अधिक श्रम के द्वारा यहाँ पर फसल उगाता है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए होती है। साथ ही अधिक धूप से युक्त दिनों की जलवायु, अधिक धूप के दिनों से युक्त जलवायु व उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल इस गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत बोई जाती है। इसकी जो मुख्य फसल है वह होती है चावल। जो मुख्य फसल है वो इसके अंतर्गत चावल आती है। इसके अलावा अन्य फसलों में हम यहाँ पर गेहूँ, मक्का, दलहन जिनके अंतर्गत दालें बोई जाती है और तिलहन, ये फसलें भी गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत ले सकते हैं। गहन मतलब अधिक मात्रा में ये फसलें बोई जाती है। इनके अंतर्गत हम गहन निर्वाह कृषि के रूप में जानेंगे, जो निर्वाह कृषि का एक प्रकार है। निर्वाह कृषि के दूसरे प्रकार के रूप में हम आदिम कृषि को लेते हैं। अब जो आदिम कृषि है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि जो आदिम कृषि है वह दो प्रकार से की जाती है। एक तो होती है स्थानांतरी कृषि, एक तो होती है स्थानांतरी। स्थानांतरी कृषि और दूसरी होती है इसमें स्थानांतरी बाद में चलवाशी कृषि। ये दोनों प्रकार की कृषि होती है, ये आदिम कृषि के अंतर्गत आती है। मतलब आदिम कृषि के अंतर्गत, आदिम होता है पुरानी प्रकार से, तो आदिवासी जो व्यक्ति करते हैं उस प्रकार से, तो आदिम कृषि जो होती है ये दो प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है, स्थानांतरित कृषि और चलवाशी कृषि। अब हम इनका परिचय पढ़ेंगे। आदिम निर्वाह कृषि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए आदिम निर्वाह कृषि जो होती है, आदिम निर्वाह कृषि इस कृषि के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया था, स्थानांतरी और एक बांटा गया था इसमें चलवाशी पशुचारण। दो भागों में से बांटा गया था। अब देखिए स्थानांतरी जो कृषि है इस कृषि के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थानांतरी जो कृषि होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए स्थानांतरी जो कृषि होती है ये कहाँ पर, अमेजन बेसिन के मध्य
अमेजन बेसिन के मध्य भाग के मध्य के वन क्षेत्रों में, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, कटिबंधीय क्षेत्रों में, और दक्षिणी एशिया के दक्षिण पूर्व और भारत के उत्तर पूर्व में यह खेती की जाती है। यानी स्थानांतरित कृषि जो होती है अमेजन बेसिन के मध्य भाग के वन क्षेत्रों में के अलावा दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, दक्षिणी एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, जबकि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। यह खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भारी बारिश हो और जहां पर वनस्पति पेड़ पौधे जो है पुनर्जनन तीव्र गति से करते हो, मतलब जहां पर पेड़ पौधे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हो। इस स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया होती है एक निश्चित वन क्षेत्र को काटकर जला दिया जाता है और फिर उसकी राख को जलने के बाद जो राख होती है ना, उस राख को वहां की मृदा में बिखेर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। मृदा में मिला देने के बाद जो राख होती है ना, उसी मृदा में मिला देने के बाद में उसके अंतर्गत आलू, रतालू, मक्का आदि फसल पैदा की जाती है। और फिर फसल पैदा होने के बाद में जैसे ही जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म होने लगती है, जो यहाँ के किसान होते हैं वो एक नए भूखंड के लिए वहाँ से निकल चलते हैं, यानी वहाँ से निकल जाते हैं और एक नए भूखंड की तलाश करते हैं। वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, वृक्षों को काटा जाता है, उन्हें जलाया जाता है और फिर उस राख को मृदा में मिलाकर वहाँ पर फिर एक अन्य फसल बोकर कुछ समय के बाद जब उसकी उपजाऊ खत्म हो जाती है तो वहाँ से फिर वो नए भूखंड की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसी खेती हमारे यहाँ पर उत्तर पूर्व में अधिक मात्रा में की जाती है। इसे हम हमारे यहाँ पर झूमिंग कहते हैं। इस खेती को झूमिंग कहा जाता है भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहते हैं। इसके अलावा इसे मिल्पा कहते हैं, इसे मैक्सिको में, किसमें कहते हैं? मैक्सिको में। रोका कहते हैं इसे ब्राज़ील में। क्या कहते हैं? ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है। इस प्रकार से ये फसलें जो बोई जाती है, इन फसलों को विश्व में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, स्थानांतरित कृषि के बाद में जब एक जगह पर उपजाऊ जमीन खत्म हो जाती है, नए भूखंड चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि के बाद में जो दूसरा प्रकार है वह है चलवासी पशुचारण। अब हमें दूसरी कृषि पढ़ रहे हैं, यह है चलवासी पशुचारण। नाम से जाहिर हो रहा है चलवासी। देखिए, इस प्रकार की जो खेती होती है ये दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत सहारा मरुस्थल के उष्णकटिबंध अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में और भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में की जाती है। ये जो किसी एक प्रकार की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती है? ये प्रक्रिया भारत के अंतर्गत राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो पशुपालक होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, ऊँट को, भेड़ को, बकरियों को, याक को पालते हैं, वो पशुओं के चारे और पानी के लिए जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, मौसम के आधार पर और प्राकृतिक बनावट के आधार पर चलमान रहते हैं। ये अपने पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था को ध्यान में रखकर जैसी जलवायु होती है उसके आधार पर चलमान रहते हैं। हाँ, उदाहरण के रूप में हमारे जम्मू कश्मीर में एक जाति होती है बकरवाल। बकरवाल जो जाति होती है सर्दियों के दिनों में पहाड़ों से निचले इलाकों में आ जाती है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ जमती है जहाँ पर पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए सर्दियों के दिनों में वह निचले इलाकों में आ जाते हैं और गर्मियों के दिनों में जब बर्फ पिघल जाती है तो वो अपने पशुओं को लेकर वापस चारे और
चारे और पानी के लिए ऊपरले इलाकों में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्रकार है, ये प्रकार के अंतर्गत पशुचारण जो होते हैं, पशुचारक जो होते हैं, जो उन्हें चराने वाले होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेमान हमेशा रहते हैं, जिस कारण से उनके पशुओं के जो भोजन और चारे की व्यवस्था नियमित रूप से होती रहती है। ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो पशु पाले जाते हैं उनमें ऊंट होते हैं, याक होते हैं, भेड़ होते हैं और बकरियां होती है। इनमें जो प्रमुख हमारे भारत में है वह जाति है बकरवाल, गुजर बकरवाल नाम से हम उस जाति को जानते हैं, जो सर्दी और गर्मियों के दिनों के आधार पर, मौसम के आधार पर, जलवायु के आधार पर चलेमान रहती है। इसके अलावा देखिए ये हमने लिखे हैं, ये प्रकार है जो बहुत से, ये भी क्या है अपने कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत बार इनके ऊपर टिप्पणियाँ पूछी जाती है। इसमें बताया गया, देखिए एग्रीकल्चर, उसके बाद में सेरीकल्चर, उसके बाद में पीसी के बाद में विटीकल्चर और उसके बाद में हॉर्टिकल्चर। अब देखिए ये प्रक्रियाएं क्या होती है, इनको पांचों को प्लस कल्चर किया जाता है। प्लस कल्चर शब्द से जुड़ के बने हैं ना, तो एग्री के अंतर्गत तो आती है कृषि व्यवस्था, एग्री में आती है कृषि व्यवस्था के अंतर्गत एग्री आती है। उसके बाद में पीसी कल्चर के सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, विटीकल्चर आती है, तो इसके अंतर्गत सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये रेशम से उत्पादित है, ठीक है, सेरीकल्चर जो है। और पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन के अंतर्गत आती है, ये आती है मत्स्य पालन के अंतर्गत, यानी मछली का पालन पोषण करना पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। उसके बाद में इसमें बताया गया है वीसी कल्चर जो है द्राक्षा कृषि की जाती है, मतलब हम जो अंगूर उगाते हैं, द्राक्षा कृषि मतलब अंगूर जो हम उगाते हैं वो वीटी कृषि के अंतर्गत आएगा। और किसी प्रकार के बागान लगाना, उद्यान रूप में कार्य करना, ये हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं जिनके अंतर्गत जैसे कृषि कार्य किया जाता है ना, उसी प्रकार से जो और कार्य किए जाते हैं इनके लिए अलग अलग शब्द है। बहुत बार आपके आता है एग्रीकल्चर पर टिप्पणी लिखिए, सेरीकल्चर पर टिप्पणी लिखिए, पीसी कल्चर पर टिप्पणी लिखिए, विटीकल्चर पर टिप्पणी लिखिए या फिर हार्टिकल्चर पर टिप्पणी लिखिए। तो इनको एग्रीकल्चर आता है तो कृषि संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम संबंधित है, मत्स्य जो कल्चर आता है वह पीसी कल्चर आता है मत्स्य संबंधित है, विटीकल्चर जो आता है द्राक्षा मतलब अंगूर खेती संबंधित है, और हार्टिकल्चर आता है उद्यान से, बागों से, किसी चीज का बागान लगाने, फल के बागान लगाने, फिर चाय के बागान लगाने से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वह हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक और आपके जो क्वेश्चन आता है वो आता है जैविक खेती किसे कहते हैं। जैविक खेती होती है, जैविक खेती होती है रासायनिक खादों से हटकर परंपरागत पशुओं के गोबर से जो खाद की जाती है उससे उत्पादन किया जाता है, वह जैविक खेती के अंतर्गत, जैविक खाद या जैविक खेती के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए ये हो गया हमारे कृषि कार्य के अंतर्गत दो प्रकार कृषि बताई गई थी, निर्वाह कृषि और दूसरी वाणिज्य कृषि। तो आज हमने निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो पढ़ा उस निर्वाह कृषि के दोनों प्रकार आज हमने पढ़ लिए हैं, जीवन निर्वाह कृषि और एक कृषि आ गई हमारे आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि के दो प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अब वाणिज्य कृषि जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।